आज महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 साल बाद शिरडी के साईं बाबा मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। 7500 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे शामिल। बोले, ये मेरा सौभाग्य। अयोध्या में 22 जनवरी को 4000 संत महात्मा रहेंगे मौजूद। एक देश एक चुनाव पर विधि आयोग ने दिया फॉर्मूला। चुनाव 2 साल बाद हो और सरकार गिरे तो सर्वदलीय सरकार संभव। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट और फायरिंग की। तेलंगाना हाईवे पर आग लगाई, लोगों को रोका। आज बीजापुर बंद का ऐलान। पत्रकार सौम्या मर्डर में 15 साल बाद आज आएगा फैसला। 5 दोषियों को होगी सजा। ऑफिस से लौटते समय गोली मारी थी। सर्द मौसम के साथ ही बिगड़ने लगी शहरों की हवा। दिल्ली मुंबई टॉप पर, भोपाल में 75% तो वहीं इंदौर में 74% की गति से बढ़ रहा वायु प्रदूषण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर रहेंगे। 5 सालों के बाद शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन करेंगे। आम जानकारी आपको बता रहे हैं। 75,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों पर उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पहले करीब 1 बजे शिरडी पहुंचेंगे। श्री साईं बाबा समाधि मंदिर में करेंगे पूजा और दर्शन। और नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले महाराष्ट्र जाएंगे, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। और करीब 1 बजे शिरडी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर श्री साईं बाबा समाधि मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। और ये आम खबर, नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की करेंगे शुरुआत। तो आज प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र और गोवा का दौरा है। आज महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 5 सालों के बाद शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। तो 5 सालों के बाद शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन पूजन करते नजर आएंगे। 7500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री की ओर से किए जाने की बात। पहले महाराष्ट्र जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इसके बाद जाएंगे गोवा और पहले करीब 1 बजे शिरडी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और श्री साईं बाबा समाधि मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। और यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पहले करीब 1 बजे शिरडी पहुंचेंगे। और आज महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी, 5 सालों के बाद शिरडी के साईं बाबा मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। और इसके साथ ही बड़ी सौगातें भी प्रधानमंत्री की ओर से दी जाएंगी। 7500 करोड़ की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री की ओर से उद्घाटन किया जाना है। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री की ओर से होगा। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें। पहले महाराष्ट्र जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और इसके बाद गोवा जाने की बात सामने आई है। आम खबर, 1 बजे शिरडी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। श्री साईं बाबा समाधि मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे, ये आम खबर। और नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की शुरुआत भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र का दौरा है। महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर आज प्रधानमंत्री हैं। गोवा का भी दौरा करने वाले हैं, लेकिन पहले महाराष्ट्र पहुंचेंगे और 5 सालों के बाद शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन करेंगे। आम खबर आपको बता दें, आज महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और इसके बाद गोवा भी पहुंचेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज महाराष्ट्र जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। पहले 1 बजे के करीब शिरडी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, ये आम खबर सामने आई है। और 5 सालों के बाद शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। तो यह आम खबर आपको हम बता दें। 7500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र जाएंगे। ये आम खबर आपको हम बता दें, आज महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमारे साथ महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता चंद्रभान मौर्य जुड़ चुके हैं। चंद्रभान, आज महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं। 5 सालों के बाद वो शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं। पूरी जानकारी क्या है उनके इस दौरे से जुड़ी आपके पास? प्रधानमंत्री का दौरा की तैयारी, जो आज प्रधानमंत्री आने वाले थे महाराष्ट्र के शिरडी में, शासन प्रशासन को पहले से ही उनकी सूचना दे दी गई थी और उसी तरीके से आज प्रशासन ने पूरी तरह से मुस्तैद होके जो परियोजनाएं हैं शिरडी के, आज महासम्मान निधि और एक धरण जिसको डैम कहते हैं उसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों किया जाएगा। और शिरडी में जो अब भक्तों को व्यवस्था की जाती है कि खड़े खड़े भक्त लाइन में लगे रहते हैं, अब ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि भक्त वहां बैठ के लाइन में बैठे रहेंगे, अपना आराम से उनकी दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। और बहुत सारी योजनाएं हैं जो अहमदनगर के जिला में, शिरडी ये अहमदनगर के जिला में आता है और अहमदनगर सबसे महाराष्ट्र का बड़ा जिला है और काफी माना जाना जिला है, जिसमें हर तरीके के शनि शिंगणापुर, आप ये सब बताइए जितने हैं धार्मिक स्थल, ये इसी जिले में आते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका चंद्रभान हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पर आपको बता दें, जहां पर आज महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और गोवा का दौरा करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अलीगढ़ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भाजपाई और ट्रैफिक पुलिस आमने सामने आ गए हैं। दोनों की जमकर नोकझोंक हो गई, मारपीट हो गई और इसका वीडियो भी वायरल हो गया है। टीएसआई की गाड़ी से बीजेपी कार्यकर्ता का एक्सीडेंट हो गया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक निरीक्षक से मारपीट कर दी। अभद्रता की विरोध करने पर बीजेपी कार्यकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई का आरोप हुआ और नशे की हालत में ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर एक्सीडेंट का आरोप लगा है। घटना को लेकर भाजपाइयों ने नेशनल हाईवे 91 जाम कर दिया। टीएसआई के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धरने पर बैठे हैं भाजपाई। बन्ना देवी थाना इलाके की मालव्य पुस्तकालय के पास की पूरी घटना है। भाजपाई और ट्रैफिक पुलिस आमने सामने आ गए और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता विश्व प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। विश्व प्रताप, टीएसआई की गाड़ी से बीजेपी कार्यकर्ता का एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। कार्यकर्ताओं और टीएसआई के जो कर्मचारी थे उनके बीच में यहां पर मारपीट तक हो गई और इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया है। पूरा मामला क्या है, किस पर एक्शन लिया गया है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए कि अगर इस पूरे मसले की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं कमलेश यादव, उनके साथ में बीजेपी के जो युवा नेता हैं, तमाम सैकड़ों की तादाद में वो लोग इकट्ठे हो गए। उन लोगों ने सीधे तौर पे मारपीट भी की है। तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसे लेके ये पूरा झगड़ा जो है, जिस झगड़े ने पूरी तरीके से तूल पकड़ा है। हालांकि टीएसआई के साथ में जो बीजेपी के युवा नेता है उन लोगों ने काफी मारपीट की है। वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी जो कार्य करने की जो प्रणाली है वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ रही है। आप वीडियो में साफ तौर पर देख रहे होंगे कि तमाम पुलिसकर्मी वहां मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में बीजेपी के जो कथित नेता हैं वो लगातार मारपीट करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं कि घटना के बाद में जो है उन लोगों ने मारपीट की। मारपीट के बाद में जो है कार्रवाई की मांग को लेकर वो लोग हाईवे पे बैठ गए। उन्होंने हाईवे जाम कर दिया और लगातार अपना धरना प्रदर्शन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और वहीं जो है पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका सीधे तौर पे कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनमें से 2 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में मुकदमा भी जो पंजीकृत कर लिया है। और वहीं जो है बीजेपी के कार्यकर्ता सीधे जो टीएसआई है उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो नशे की हालत में थे और वाहन को जो है सही तरीके से नहीं चला पा रहे थे। उसी दौरान जो है बीजेपी के किसी कार्यकर्ता की बाइक उनके कार से टकरा गई, जिसको लेके ये पूरी बात ने जो है तूल पकड़ा है। और कहीं ना कहीं जो है जो बड़े अधिकारी हैं जनपद के, उनका इस मामले को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं आया। तो कहीं ना कहीं अलीगढ़ पुलिस सवालों के घेरे में साफ तौर पर खड़ी होती हुई दिखाई देती है कि जिस तरीके से एक जो बीजेपी के जो युवा नेता हैं लगातार जिस तरीके से मारपीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
पुलिस पे जो है, पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर वो भी सवालों के घेरे में खड़ी होती साफ दिखाई दे रही है। पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई, जो है एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, गरिमामयी पद होता है, उसके साथ में जिस तरीके से मारपीट की गई तो कहीं ना कहीं ये अशोभनीय है और पुलिस की जो वर्दी है उसका खौफ जो है लोगों में सीधे तौर पर देखने को नहीं मिल रहा है। इससे पहले भी 2-3 मसले हुए थे जिन्हें लेके पुलिस की जो है पुलिस के साथ में बीजेपी के नेताओं की खूब खींचतान हुई थी। तो लगातार बीजेपी के जो नेता हैं उनके हौसले इस कदर बुलंद है कि वो पुलिस के साथ में भी मारपीट करने से नहीं चूकते। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विश्व प्रताप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे के न्यूज इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर टीएसआई की गाड़ी से बीजेपी कार्यकर्ता का एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम लगा दिया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक निरीक्षक से मारपीट की, अभद्रता की है और जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। विरोध करने पर बीजेपी कार्यकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई का आरोप की बात सामने आई है। अहम खबर, और नशे की हालत में ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर एक्सीडेंट का आरोप लगाए जाने की बात भी कही गई है। बाराबंकी से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर बाहुबली मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामला, फर्जी एम्बुलेंस का मामला, एमपी एमएलए एसीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई है। गवाह नंबर 4 सभासद फैसल की गवाही पूरी हुई। कोर्ट ने 8 नवंबर को लगाई है अगली तारीख। मुख्तार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। अब 8 नवंबर को होगी अगले गवाह की गवाही। अगले गवाह की गवाही 8 नवंबर को होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, फर्जी एम्बुलेंस का पूरा मामला और बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां पर फर्जी एम्बुलेंस के मामले को लेकर आज सुनवाई हुई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी को पेश किया गया है। अब अगली तारीख कोर्ट ने 8 नवंबर को दी है और अब अगले गवाह की गवाही इस तारीख को होगी। मुख्तार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश भी किया गया। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, अब 8 नवंबर को होगी अगले गवाह की गवाही। सरकार बनाम डॉक्टर अलका राय का वाद गवाही के लिए निश्चित था। यह मुकदमा एसीजेएम 19 एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है, जिसके पीठासीन अधिकारी विपिन यादव हैं। गवाह नंबर 4 मोहम्मद फैसल सभासद नेहरू नगर पेश हुए और उन्होंने अपनी गवाही दी और आज जिरह पूरी हो गई। अगला गवाह मोहम्मद अनवर जो है तलब हुआ है। और अगली खबर है अमरोहा से, जहां पर गांव कमलापुरी माफी में दिखाई दिया तेंदुआ। तेंदुए ने गोवंश को अपना निवाला बना लिया है। ग्रामीणों की भीड़ देखकर तेंदुआ भाग निकला। पिछले कई दिनों से लगातार ये दिखाई दे रहा था। रामगंगा पोषक नहर किनारे तेंदुआ होने से ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल देखने को मिला। नौगावा सादात थाना क्षेत्र के गांव कमलापुरी माफी का ये पूरा मामला बताया जाता है। तेंदुआ देखने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल नजर आ रहा है। तो स्थानीयों में दहशत का माहौल और पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर तेंदुआ दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों की भीड़ देखकर तेंदुआ भाग निकला है। हालांकि ग्रामीणों की भीड़ देखकर भाग निकला तेंदुआ गोवंश को शिकार बनाया। पिछले कई दिनों से लगातार दिखाई दे रहा तेंदुआ। रामगंगा पोषक नहर किनारे तेंदुआ होने से ग्रामीणों में दहशत नजर आई है। अमरोहा से खबर आपको हम बता दें, जहां ग्रामीणों की भारी भीड़ देखने को मिली है। तेंदुए ने गोवंश को अपना निवाला बनाया है। गांव कमलापुरी की ये पूरी घटना आपको हम बता रहे हैं। मेरठ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, राजमिस्त्री की हत्या कर पेड़ से लटकाया शव। हत्या को आत्महत्या दर्शाने के लिए पेड़ से शव को लटकाया गया। पैसों के लेन देन में की गई राजमिस्त्री की हत्या। आरोपी के घर राजमिस्त्री का काम कर रहा था मिस्त्री और हत्या के बाद परिजनों को फोन कर आरोपी ने बताई वारदात। आम के बाग में पेड़ पर लटकाया गया युवक का शव। आए दिन काम के दौरान युवक की पिटाई करता था मालिक। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। आरोपी फरार हो गया है। थाना परीक्षितगढ़ के धनपुरा गांव का ये पूरी वारदात है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम प्रयागराज से बताते हैं, जहां पर ट्यूबवेल पर रखी महंगी पाइप चोरी हो गई। पुलिस की डायल 112 पे आरवी मौके पर मौजूद। सुनील मिश्रा के ट्यूबवेल पर रखी पाइप चोरी होने की बात सामने आई है। 30 से 35 हजार की सिंचाई पाइप चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मेजर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बेगहना का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो मेजा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। प्रयागराज से खबर है, जहां पर ट्यूबवेल पर रखी महंगी पाइप चोरी हो गई। पूरे मामले में पुलिस को जानकारी दी गई है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर डॉक्टर पर बड़ा आरोप लगा है। डॉक्टर पर कपड़े उतरवाने का आरोप लगा। बस्ती से खबर है, झोला छाप डॉक्टर पर कपड़े उतरवाने का आरोप। इलाज के नाम पर नाबालिग के कपड़े उतरवाए और पीड़िता के आरोप के बाद परिजन ग्रामीण क्लिनिक पहुंचे। ग्रामीणों ने झोला छाप की जमकर पिटाई कर दी है। आरोप और पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। मुंडेरवा के अंडा चौराहे का बताया जाता है वीडियो। तो ग्रामीणों ने झोला छाप की जमकर पिटाई कर दी है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ग्रामीणों ने झोला छाप की जमकर पिटाई कर दी है और आरोप और पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। खबर है भिलाई से, जहां पर जोगी कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। जहां पर आपको बता दें कि जोगी कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी की और इस सूची में पार्टी के वरिष्ठों को मौका मिला है। तो इस सूची में पार्टी के वरिष्ठों को मिला है मौका और जिसे स्थानीय पार्टी का दर्जा निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया है। भिलाई नगर विधानसभा के प्रत्याशी जहीर खान से हमारे विशेष संवाददाता सादिक रजा ने खास बातचीत की और जाना कि जोगी कांग्रेस की चुनाव में रणनीति क्या रहेगी, किस मुद्दे पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखिए, सूची में भिलाई नगर से जहीर खान जी का नाम सामने आया। सबसे पहले आपका हमारे के न्यूज में स्वागत है। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा जय जोहार। कांग्रेस और बीजेपी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। आप जोगी कांग्रेस द्वारा आपको यहाँ पे मैदान में उतारा गया है। आपकी रणनीति क्या रहेगी और आप पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, उसके बाद पिछले 5 साल से कांग्रेस का शासन है और दोनों ही जो विधायक रहे भिलाई के, उन्होंने अपनी क्षमता के अनुरूप जितना कर सकते थे उन्होंने अपना 100% करने का प्रयास किया होगा। मैं समझता हूं उन्होंने अपना 100% दिया होगा, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों ने भिलाई की संस्कृति को खराब करने का काम किया, भिलाई की फिजा को खराब करने का काम किया। भिलाई में जो काम होने चाहिए थे वो भिलाई में काम नहीं हो सके। जो भिलाई में मूलभूत समस्या थी, पेयजल, साफ पेयजल पानी के लिए, वो खत्म नहीं कर पाए। उसके बावजूद आप देखेंगे कि भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा संचालित 56 स्कूल लगातार बंद होते रहे और दोनों ही जनप्रतिनिधि इसमें असफल रहे उन स्कूलों को चालू रख पाने में। अभी कुछ 1-2 सालों से
आत्मानंद स्कूल के नाम से वर्तमान की सरकार, कांग्रेस की सरकार 2 स्कूल खोलने के बाद भिलाई में अपने पीठ को थपथपा रही है। लेकिन तब वो कहां थे जब लगातार 56 स्कूल बंद हो रहे थे और यहां ये शिक्षा धानी से शराब धानी, नशा धानी और इस ओर भिलाई को ले जा रहे थे। मैं समझता हूं अभी की जो वर्तमान लड़ाई है वो भिलाई की संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। चाहे कुर्सी पार क्षेत्र हो जहां मेरा जन्म स्थल है और सेक्टर में जहां अभी मैं रहता हूं, ये दोनों ही जगह से मैं भली भांति परिचित हूं और यहाँ की मूलभूत समस्या जो भिलायंस लगातार जिसको झेलता आया है उस पर ये दोनों ही मुख असफल रहे हैं। दूसरा लक्ष्य यह है कि जो बंद होते स्कूल हैं भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा जो संचालित हो रहे थे उन्हें वापस चालू कराना ये हमारी महती जवाबदारी होगी। जो पाइपलाइन है, जो स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता घरों तक पहुंचाने की होती है, जो मूलभूत सुविधाओं में आता है, वो जो नहीं हो पाया वो हम करने का प्रयास करेंगे। ये सारे मुद्दे अहम मुद्दे हैं। साथ ही जो श्रमिक क्षेत्र है, श्रमिक क्षेत्र में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग निवास करते हैं जो इस भिलाई स्टील प्लांट में ठेका मजदूर के तौर पे काम करने जाते हैं। उनकी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं मैं जिनको पिछले 12-14 सालों से बहुत नजदीक से देखता हूं, जानता हूं और लगातार उनसे संपर्क में रहता हूं। उनकी उन समस्याओं को दूर करने का लगातार प्रयास करूंगा। जी, जैसा कि हमारे साथ में जोई कांग्रेस के भिलाई नगर के प्रत्याशी जहीर खान थे, इन्होंने बताया कि इनके द्वारा इस विधानसभा में पेयजल की समस्या है और बंद पड़ी स्कूल जैसे मूलभूत सुविधाएं अगर ये जीत के आते हैं तो उनका पूरा करेंगे। कैमरामैन आदित्य के साथ शादी करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर रायपुर से है, जहां पर दक्षिण विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल, पश्चिम विधानसभा के प्रत्याशी राजेश मुनत ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष जयंती भाई पटेल भी मौजूद रहे। नामांकन के दौरान उपस्थित पत्रकारों से चर्चा करते हुए ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हमारा ये नामांकन जीत का आगाज है और साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी और रबड़ी बांटने में विश्वास नहीं करती। भाजपा का उद्देश्य जन जन तक का कल्याण है, गरीबों का जीवन स्तर ऊंचे उठे और वो समाज की मुख्यधारा से जुड़े, उनका भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे सोच के साथ हम काम करते हैं। मुहूर्त का नामांकन मुनत जी ने भी, हमने भी मुहूर्त का नामांकन भरा है और वो समय पर हमने जमा कर दिया है, पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है और अब हम जनता से आह्वान करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी की रायपुर की 4 सीटें जिताए और पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। इस बार 70 पार का जो नारा है उसको कैसे भेज पाए? ऐसा है कि बिल्ली के भाग से हर बार छींका नहीं टूटता है, इस बार बिल्ली पिंजरे में फंसेगी। सक्ती जिले के 3 विधानसभा सीट सक्ती, चंद्रपुर, जैजैपुर के लिए आज भाजपा प्रत्याशियों ने केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया है। सक्ती विधानसभा से डॉक्टर खिलावन साहू, पूर्व विधायक, चंद्रपुर विधानसभा से बहुरानी संयोगिता युद्धवीर सिंह जोदेव, तो वहीं जैजैपुर से कृष्णकांत चंद्रा ने अपने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने की पूर्व सक्ती में नंदेली के मैदान में तीनों विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे और कार्यकर्ताओं और आम जनता को केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए भाजपा विधायक जांजगीर नारायण चंदेल द्वारा भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगाया गया कि झूठा घोषणा पत्र है और झूठ बोलते हुए मंत्री कर्ज में डूबा है, वो क्या किसान लोगों का कर्ज माफ करेगा। देखिए, ऐसा है, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की बयार बही। परिवर्तन छत्तीसगढ़ में तय है, भूपेश सरकार की विदाई भी तय है। अभी सीएम हाउस में उनके सामान को शिफ्टिंग करने का काम चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में बनेगी। जी बताइए। सक्ती जिले के पहले आए थे तो उन्होंने महादेव ऐप और सट्टा के माध्यम से भाजपा पर चुनावी फंड का आरोप लगाया। आप क्या कहते हैं इस मामले में? महादेव ऐप का सरगना कौन है? दुर्ग भिलाई से महादेव ऐप के तार जुड़े हैं। सत्ताधारी दल के नेता और हमारा स्पष्ट आरोप है उनके विधायक महादेव ऐप के सरगना है।
और आगर कोतवाली पुलिस के द्वारा अवैध मादक पदार्थ की बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम कचनारिया फंटे के पास से 3 करोड़ 12 लाख रुपए के अवैध मादक पदार्थ गांजे का परिवहन करते हुए एक आरोपी गिरिराज पाटीदार पिता राम प्रसाद निवासी ग्राम जमुनिया सुसनेर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से पुलिस ने 3 करोड़ 12 लाख रुपए का 5 क्विंटल 20 किलो अवैध मादक पदार्थ जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने व्यक्ति के कब्जे से एक ट्रक भी जब्त किया। फिलहाल मामले में पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। एसपी विनोद कुमार सिंह, एडिशनल एसपी निशा रेड्डी, एसडीओपी मोतीलाल कुशवाहा व कोतवाली प्रभारी गगन बादल सहित पुलिस अमले को बड़ी कामयाबी मिली है। जैसे आपको बताइए कि अभी चुनाव का समय चल रहा है और पुलिस अधीक्षक महोदय आगरा के आदेश से भी सभी चेकिंग पॉइंट भी लगे हुए हैं और ऐसा भी एक मुखबिर की सूचना मिली हमको कि एक ट्रक जो कनोडिया की तरफ से आ रहा है और उस पर कुछ मादक पदार्थ होने की सूचना थी। इस पर से कनोडिया नाका पे कनोडिया फंटा वहाँ पर चेकिंग लगाई गई और उस ट्रक को रोका गया और ट्रक में से फिर ये तलाशी ली गई उस ट्रक में से, तो फिर 22 बोरे उसमें केमिकल भरा हुआ था बोरों में और फिर उसके पीछे 22 बोरे निकले जिसमें मादक पदार्थ था, उसको जब्त किया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर के निर्देशानुसार दीपावली त्योहार को ध्यान रखते हुए सघन अभियान चलाकर विभाग द्वारा निरंतर कार्रवाई करने के निर्देश मिले हैं। इसी कड़ी में सोजत रोड कस्बे में 2 फार्मों पर टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में खाद्य तेल जब्त किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र सिंह राठौर ने कहा कि त्योहार को देखते हुए 2 टीम गठित की गई, रोजाना कार्रवाई कर नमूने ले रही है और सोजत रोड में प्राप्त शिकायत के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी आनंद चौधरी, भूराराम गोदारा ने पुलिस जाब्ते के साथ 2 फार्मों पर दमबंदिश देकर 194 लीटर घी व 3447 लीटर खाद्य मूंगफली तेल नमूने लेने के बाद सीज किया है। जारी है। इसी क्रम में दीपावली अभियान में हमें यहाँ 2-3 फर्मों की शिकायतें मिली थी। इसी क्रम में सबसे पहले हमने यूएस एंड कंपनी फर्म से घी का एक देवास ब्रांड का सैंपल लिया था और दूसरी फर्म बादर मिले लखनऊ से मूंगफली तेल का नमूना और घी का नमूना लिया। दोनों फर्मों में कुल मिला के लगभग 3447 लीटर मूंगफली का तेल सैंपल लेकर उसको सीज किया रिपोर्ट आने तक और लगभग 194 लीटर घी सीज किया है। दोनों के रिपोर्ट आने पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और ये अभियान निरंतर दीपावली बाद तक जारी रहेगा और किसी को ऐसे कोई मुख्य सूचना मिले तो तुरंत हमारे नंबर पर सूचित करें ताकि हम अग्रिम कार्रवाई कर सकें। फूड सेफ्टी ऑफिसर पाली। हेड कांस्टेबल चैन सिंह, कांस्टेबल रामकेश, जसवंत सिंह व राकेश मौजूद थे। तो पाली जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला के निर्देश से पुलिस थाना सेरियारी हल्का क्षेत्र मौजा गुडा रघुनाथ सिंह के में रात्रि के समय अपने घर में सो रहे वृद्ध दंपति के साथ मारपीट कर लूट की घटना की गंभीरता को देखते हुए और अज्ञात आरोपियों की धरपकड़ के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली व बुद्धराम, पुलिस उप अधीक्षक सोजत व सेरियारी थाना अधिकारी महिपाल सिंह के निर्देशन में टीम का गठन किया। बता दें कि टीम द्वारा अनुसंधान शुरू किया और घटनास्थल के आसपास के कैमरे चेक किए गए और घटनास्थल के आसपास पड़ोस व संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई, जिसके बाद कई अहम चीजें सामने आई है और गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरफ्तार के लुटेरों से गहन पूछताछ की जा रही है, खुलासे के आसार लग रहे हैं।
जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के मटगामा गांव में आयोजित फुटबॉल मैच देखकर वापस लौट रहे आदिवासी छात्र की हंसडीहा थाना क्षेत्र के ठांडी गांव के समीप लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या की जानकारी घटना के करीब 3 घंटे के बाद लोगों को जब उस वक्त हुई जब मृतक के अन्य साथी अपनी जान बचाकर बच निकलने के बाद परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची हंसडीहा पुलिस ने आनंदलाल को घटनास्थल से उठाकर सीएचसी सरैयाहाट पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक के 2 अन्य साथी जो घटना के समय उसके साथ थे। वर्ष का एक नौजवान था, उसके 2 साथी मिलकर के फुटबॉल खेल के आ रहे थे और जिस प्रकार की घटना हुई है उसके साथ मारपीट, अन्य 2 लोगों के साथ मारपीट, इस घटना की हम निंदा करते हैं और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब उसकी गिरफ्तारी हो। जिन लोगों ने उसके साथ घटना का अंजाम दिया है कठोर से कठोर सजा हो। गुरदासपुर पुलिस ने अमृतसर पठानकोट नेशनल हाईवे पर स्थित शुगर मिल पनियाट के पास से कार सवार 2 आरोपियों को भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया है और आयोजित जम्मू निवासी आरोपी को हेरोइन बेचने के बाद लौट रहे थे। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान दोनों को धर दबोचा है और वहीं गुरदासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसएसपी गुरदासपुर हरीश ने कहा कि एसआई सुरजीत सिंह पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान शुगर मिल पनियाट के पास नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग शुरू की गई। पुलिस पार्टी ने पठानकोट की तरफ से आई कार को संदेह के आधार पर रोका। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਕੇ ਤੇ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ 500 ਗ੍ਰਾਮ 20 मिलीग्राम जो है हेरोइन रिकवर हुई है, 520 ग्राम हेरोइन रिकवर हुई है तो 14,38,000 ड्रग मनी भी रिकवर होया। ये 2 ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪੱਗਾ ਜੋ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੋਟਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां बीजेपी के अवध क्षेत्र की बैठक में कई सांसद पहुंचे। लखनऊ से खबर, बीजेपी कार्यक्रमों में सक्रिय न रहने वाले एमपी एमएलए पर अब नजर है। यह खबर आपको हम बता रहे हैं और अभियान से दूरी रखने वाले एमपी एमएलए की रिपोर्ट बन रही है, यानी जो विधायक सांसद अभियानों से दूर रहते हैं उनकी रिपोर्ट बीजेपी के अवध क्षेत्र की बैठक की बात सामने आई है। बैठक में करीब 25 एमएलए भी नहीं पहुंचे थे और अब इनकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यह आम खबर आपको बता दें, अवध क्षेत्र की बैठक में 25 एमएलए भी नहीं पहुंचे थे। फिलहाल ये आम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर। अभियान से दूरी रखने वाले एमपी एमएलए की बन रही रिपोर्ट। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पाल सिंह ने लापरवाही कर चेताया है। और एक और बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से ही बताते हैं। एक और बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता दें, लखनऊ में दलितों के आवासीय हितों को लेकर यह अहम खबर आपको बता दें। दलितों के लिए होगी आवास की व्यवस्था।
तो अब लखनऊ में दलितों के लिए आवास की व्यवस्था होने की बात सामने आई है और राजस्व परिषद ने व्यवस्था के लिए शुरू किया काम। तो राजस्व परिषद की ओर से काम शुरू किया गया। जल्द ही यूपी कैबिनेट से विस्तृत प्रस्ताव पास होगा। तो जल्द ही कैबिनेट से विस्तृत प्रस्ताव होगा पास। दलितों के लिए होगी आवास की व्यवस्था। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें, राजस्व परिषद ने व्यवस्था के लिए काम शुरू कर दिया है। तो राजस्व परिषद ने व्यवस्था के लिए काम शुरू कर दिया है। जल्द ही यूपी कैबिनेट से विस्तृत प्रस्ताव पास होगा। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, सीएम योगी ने हापुड़ बुलंदशहर में किया था ऐलान। तो सीएम योगी की ओर से ऐलान किया गया था, जिसके बाद अब दलितों के आवासीय हितों के लिए नई नीति जल्द बनेगी। और अगली बड़ी खबर आपको हम बुलंदशहर से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर की खबर का रुख करेंगे। उससे पहले गाजियाबाद से खबर आपको हम बताते हैं। तो आरएसएस की शाखा लगाने को लेकर यह अहम बात सामने आई है। पत्र के साथ डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के फोटो भी मिले हैं। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आरएसएस वर्कर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किए जाने की बात, तो मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। आरएसएस की शाखा लगाने पर दी गई धमकी, आम खबर आपको बता दें, जहां पर धमकी दी गई हो। और पत्र के साथ डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के फोटो भी मिले हैं। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आरएसएस वर्कर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आरएसएस वर्कर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। थाना इंदिरापुरम इलाके की पूरी घटना बताई जाती है। थाना इंदिरापुरम इलाके की पूरी घटना है। गाजियाबाद से खबर, पार्क में मिले धमकी भरे पत्र। तो गाजियाबाद से खबर आपको हम बता रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ से इस बीच एक बड़ी जानकारी, जहां पर निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश ने लगाई बड़ी उछाल। निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश ने बड़ी उछाल लगाई हो। योगी सरकार की निर्यात नीतियों का बड़ा असर देखने को मिला है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सीएम योगी के कार्यकाल में 12 गुना तक निर्यात बढ़ने की बात सामने आई है। एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। फलों का निर्यात 13.50 से बढ़कर 147 करोड़ तक हो गया। और सीएम योगी के कार्यकाल में 12 गुना निर्यात बढ़ा है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। फलों के निर्यात की बात करें तो 13.5 से बढ़कर 147 करोड़ रुपए तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। यानी 12 गुना वृद्धि की बात सामने आई है। अनाज के निर्यात में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। चीनी, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी की मांग भी तेजी से बढ़ गई है। लखनऊ से खबर, निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश ने बड़ी उछाल ली है। तो निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश में बड़ी उछाल। योगी सरकार के निर्यात नीतियों का बड़ा असर देखने को मिला है। तो योगी सरकार की निर्यात नीतियों का बड़ा असर, सीएम योगी के कार्यकाल में 12 गुना तक निर्यात बढ़ा है। आम जानकारी आपको बता दें, फलों का निर्यात 13.5 करोड़ से बढ़कर 147 करोड़ तक पहुंच गया है। और 12 गुना तक ज्यादा निर्यात बढ़ने की बात सामने आई है। और फलों का निर्यात की बात करें तो 13.5 करोड़ से बढ़कर ये 147 करोड़ तक पहुंच गया। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर लगातार हो रही वृद्धि, चीनी, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी की मांग भी काफी तेजी के साथ बढ़ी है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, काफी तेजी के साथ मांग बढ़ी। और योगी सरकार की निर्यात नीतियों का असर देखने को मिला। तो योगी सरकार की निर्यात नीतियों का असर देखने को मिला। सीएम योगी के कार्यकाल में 12 गुना तक बढ़ा है निर्यात। तो सीएम योगी के कार्यकाल में 12 गुना तक बढ़ा निर्यात। फलों का निर्यात 13.5 करोड़ से बढ़कर 147 करोड़ रुपए तक पहुंचा। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, जहां पर सीएम योगी के कार्यकाल में निर्यात बढ़ा। और अगली बड़ी खबर आपको हम राजस्थान से बताते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को नोटिस मिला है, ईडी का नोटिस मिला। आम जानकारी राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर, फेमा मामले में ईडी ने समन भेजा है। ईडी की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को नोटिस मिला है। ईडी का समन मिलने की बात सामने आई है और ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। फेमा मामले में पेश होने के लिए ईडी का समन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भेजा गया है। ये बड़ी खबर आपको हम राजस्थान से बता दें। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी का समन। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। फेमा मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वैभव गहलोत अशोक गहलोत के बेटे हैं और ईडी ने पूछताछ के लिए वैभव गहलोत को समन भेजा है। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी का समन। फेमा मामले में पूछताछ को लेकर ईडी की ओर से समन भेजा गया है और वैभव गहलोत अशोक गहलोत के बेटे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत और ईडी की ओर से समन भेजा गया है। फेमा मामले में पूछताछ को लेकर ये समन भेजा गया। आम खबर आपको हम बता दें, तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी का समन। और अगली खबर आपको हम भरतपुर से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी भरतपुर से, जहां पर भरतपुर जिले में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जमीनी विवाद में 8 बार ट्रैक्टर से कुचलकर एक युवक की जान ले ली। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हत्या का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक शख्स के ऊपर से ट्रैक्टर किस तरीके से यहां पर चलाता हुआ ये व्यक्ति यहां पर नजर आ रहा है। जमीन का विवाद था, आसपास के लोग वीडियो बनाते रहे लेकिन किसी ने इसे रोकने की जहमत तक नहीं उठाई और युवक पर किस तरीके से एक के बाद एक कर ये शख्स ट्रैक्टर चढ़ाता चला गया और युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। जमीन का ये विवाद, भरतपुर से खबर। हत्या के बाद से ही गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ये शख्स इस व्यक्ति पर एक के बाद एक करके 8 बार ट्रैक्टर चढ़ाता हुआ चला जाता है और रोकने के बावजूद ये नहीं रुकता है। हालांकि जो आसपास के लोग थे वो कुछ लोग मौजूद नजर आ रहे हैं लेकिन ये रुकने को तैयार नहीं है। शख्स मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच पड़ताल में जुट गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, रोकने के बावजूद ये शख्स यहां पर नहीं रुका और इसने एक के बाद एक किस तरीके से इस शख्स के ऊपर 8 बार ट्रैक्टर चढ़ा। आप देखिए ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को किस तरीके से यहां पर एक शख्स के ऊपर से चढ़ाता हुआ ये शख्स गुजर गया और शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है। इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए। तस्वीर में युवक के ऊपर से ये शख्स ट्रैक्टर चढ़ाता हुआ जा रहा है। युवक की जान चली गई है, मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है और ये शख्स यहां पर रुकने को तैयार नहीं हुआ। 8 बार ट्रैक्टर चढ़ाने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बेहद परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और जमीन का ये विवाद था और इसी विवाद को लेकर ये शख्स यहां पर एक शख्स की हत्या कर बैठता है। और जावेद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जावेद, जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आया है बेहद हैरान कर देने वाला है। एक शख्स के ऊपर ये लड़का ट्रैक्टर चढ़ाता हुआ जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 8 बार उस शख्स के ऊपर ये ट्रैक्टर चढ़ाता है। मौके पर युवक की जान चली जाती है। अब तक इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? जी, मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक भाई ने भाई के ऊपर ही जमीनी विवाद को लेकर 8 बार ट्रैक्टर चढ़ाया और इस घटना के अंदर 10 लोग और भी घायल हुए हैं जिनका इलाज बयाना अस्पताल में चल रहा है। जी, क्या ये परिजन थे? मतलब क्या आपने कहा कि एक भाई ने ही भाई की हत्या कर दी इतनी बेरहमी के साथ? तो एक तरफ देखिए ये हत्या का मामला है लेकिन दूसरी ओर रिश्तों का भी कत्ल है। कितनी बेरहमी के साथ एक शख्स ऐसे कर सकता है? विवाद था, एक भाई
दूसरे भाई को लेकर जमीनी विवाद के अंदर उसके ऊपर 8 बार ट्रैक्टर चढ़ाए। उसने अपने रिश्तों के भी और अपने जो परिवार के संस्कार है सभी को साथ पे रख के, और इसके बीच बचाव में जो 10 लोग आए थे वो भी गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका के इलाज चल रहा है। जी शुक्रिया जावेद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यह हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। आप देखिए यहाँ पर भाई ने ही भाई को मौत के घाट उतारा और इतनी बेरहमी से हत्या की है कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हत्या का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ट्रैक्टर चालक ने युवक पर कई बार ट्रैक्टर चढ़ाया। जमीन के विवाद को लेकर यहां पर मारपीट शुरू हुई थी, लेकिन देखते ही देखते ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक शख्स ने अपने भाई पर ट्रैक्टर चढ़ाया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 8 बार उस शख्स के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाता चला गया। आगे बढ़ेंगे खबरों की और अगली खबर आपको हम बरेली से बताते हैं। बरेली से बड़ी जानकारी, जहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का मामला सामने आया है। बरेली से खबर आपको हम बता दें, पुलिस मामले को सिलेंडर ब्लास्ट से जोड़ने में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी बरेली से आपको हम बता रहे हैं। अवैध रूप से संचालित हो रही थी पटाखा फैक्ट्री। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही थी और संदिग्ध परिस्थितियों में ब्लास्ट होने से 4 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक को लखनऊ रेफर किया गया है, जबकि 3 का बरेली में इलाज चल रहा है। आम जानकारी आपको बता दें, शिवगढ़ थाना क्षेत्र के सिवान में ब्लास्ट हुआ है। रायबरेली से यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का मामला सामने आया है। तो रायबरेली से खबर, पुलिस मामले को सिलेंडर ब्लास्ट से जोड़ने में जुटी हुई है। अवैध रूप से संचालित हो रही थी पटाखा फैक्ट्री। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से, जहां पर मिल कर्मचारी को दबंगों ने जमकर पीटा है। तो कानपुर से खबर, जहां पर मिल कर्मचारी को दबंगों ने जमकर पीटा। नशे में धुत थे आधा दर्जन दबंग। तो आधा दर्जन दबंग नशे में धुत थे और नकदी मोबाइल भी लूटने का आरोप लगा है। तो नकदी और मोबाइल भी लूटने का आरोप लगा। पिटाई के दौरान कर्मचारी को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर नकदी और मोबाइल भी लूटने का आरोप लगा है। पिटाई के दौरान कर्मचारी को आई हैं गंभीर चोटें। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मिल मालिक ने कर्मचारी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। और चौबीपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर गांव के पास की यह पूरी घटना बताई जाती है। तो सरदारपुर गांव के पास की यह पूरी घटना है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें। नशे में धुत थे आधा दर्जन दबंग। और अगली खबर आपको हम शामली से बताते हैं। इस बीच शामली से बड़ी जानकारी, शामली में मर्डर की सनसनीखेज वारदात। शामली में मर्डर की बात सामने आई है और 20 वर्षीय युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है। 20 वर्षीय युवक को गोली मारी गई और आपको बता दें कि युवक की हत्या का शव को खेत में फेंका गया है। शामली से खबर आपको हम बता रहे हैं। हत्या का शव को खेत में फेंके जाने के बाद युवक के शव के पास ही तमंचा भी बरामद हुआ है। कल देर शाम से लापता था मृतक युवक। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। युवक की हत्या कर दी गई। हत्या या आत्महत्या, उसकी जांच करने में पुलिस जुटी हुई है। और कैराना कोतवाली के गांव बुच्चाखेड़ी की ये पूरी घटना है। शामली में मर्डर की सनसनीखेज वारदात, 20 वर्षीय युवक की हत्या की गई है। और अगली खबर आपको हम अलीगढ़ से बताते हैं। इस बीच अलीगढ़ से एक बड़ी जानकारी आपको बता दें। मजदूरों से भरे ऑटो में रोडवेज बस ने टक्कर मारी है। अलीगढ़ से खबर, मजदूरों से भरे ऑटो में रोडवेज बस ने मारी टक्कर। 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस। तो सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता रहे हैं। घायलों को सीएचसी खैर में भर्ती कराया गया है। आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सीएचसी खैर में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस और घायलों को सीएचसी खैर में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और घटना के बाद रोडवेज बस मौके से फरार। और इस बीच राजधानी लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी, महाठग अनूप चौधरी मामले में हो रहे बड़े खुलासे। लखनऊ से खबर आपको हम बता दें, चौधरी के पास से 320 करोड़ से ज्यादा साइन चेक मिले हैं। तो साइन चेक मिलने के बाद चौधरी ने यूपी समेत 5 राज्यों में ठगी का जाल फैलाया था। और यहां हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर प्रयागराज से व्यापारी से 4 करोड़ 90 लाख की ठगी की बात सामने आई। यहां हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 250 करोड़ का लोन कराने के नाम पर व्यापारी को ठगा है और अब ठगी के शिकार लोग एसटीएफ से कर रहे संपर्क। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, अनूप चौधरी ने 19 बार फर्जी तरीके से ली पुलिस सुरक्षा। तो फर्जी तरीके से पुलिस सुरक्षा ली थी और प्रयागराज, बरेली, शामली, लखनऊ में भी ठगी के केस की बात सामने आई है। और इस बीच बलिया से बड़ी जानकारी आपको बता दें, बलिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चर्चित 82 गोलीकांड का मामला आपको बता दें। बलिया से बड़ी जानकारी, मृतक की मां की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है। 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एसपी की ओर से अहम बातें सामने आई हैं और पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तो यहां हम खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश लगातार जारी है और दोपहर थाने का ये मामला बताया जाता है। और रायबरेली से अगली बड़ी जानकारी आपको बता दें, रायबरेली से खबर, जहां पर गबन के मामले में 26 साल के बाद आया फैसला। गबन के मामले में 26 साल बाद फैसला आया है। रायबरेली से अहम खबर आपको बता रहे, मामले में सचिव को 1 दिन के कारावास की सजा, 1 दिन के कारावास की सजा की बात सामने आई और सघन सहकारी समिति के सचिव को सजा मिलने की बात। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तैनाती के दौरान दस्तावेजों में हेरफेर किया था, तो हेरफेर किया था और साधन सहकारी समिति के सचिव को सजा मिली है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तैनाती के दौरान दस्तावेजों में हेरफेर किया था और 1,42,458 रुपए का गबन का ये पूरा मामला है। लालगंज क्षेत्र के सीतापुर गांव का रहने वाला है सचिव। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मामले में सचिव को 1 दिन के कारावास की सजा मिली है। और अगली खबर आपको हम अयोध्या से बताते हैं। इस बीच अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, अभिनेत्री कंगना रनौत आज अयोध्या पहुंचेंगी। अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आएंगे अभिनेत्री कंगना रनौत, आज अयोध्या पहुंचेंगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। और तेजस गिल, तो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए कंगना अयोध्या पहुंचेंगी आज। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आज अयोध्या पहुंचेंगी। अपनी फिल्म तेजस का प्रमोशन करने के लिए वो अयोध्या पहुंच रही हैं। तो अपने फिल्म का प्रमोशन करने के लिए आज अभिनेत्री कंगना रनौत अयोध्या पहुंचेंगी। लखनऊ से खबर, अभिनेत्री कंगना रनौत आज अयोध्या पहुंचेंगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, फिल्म के प्रमोशन के लिए आएंगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।